हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम अपने सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट डिस्क्राइब करेंगे, आप लोग के सामने रखेंगे, जो कि 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है हमारा। ये यूथ की बुक है ये, जिसमें बहुत ही अच्छे से पिछले एग्ज़ाम्स में जितने भी पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है और इसमें डिस्क्राइब भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो आप लोग को शेयर कर रही हूँ मैं, आप लोग की ये बुक बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग कई लोग मेरे से पूछते हैं कि ये बुक कहाँ से मिलेगी, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करिए, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे रखा है, जो कि आप ऑनलाइन जाकर वहाँ से ले सकते हैं। बहुत महंगी बुक नहीं है, 400-500 तक के अंदर की आ जाएगी बुक, और ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हैवी बुक है, काफ़ी पेजेस है इसमें, 500 तक पेजेस हैं, काफ़ी मोटी बुक है। आपको पूरे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नई चीज़ें जो अलग से पढ़नी होंगी उसके लिए आप कहीं और से पढ़ते रहिएगा और यूट्यूब पर देखते रहिएगा, बट ये जो पिछले एग्ज़ाम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें बहुत ही डिटेल में चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो बहुत अच्छी बुक है, आप ले भी सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ 71 नंबर का क्वेश्चन। पहले हमने इससे पहले 70 तक सॉल्व कर लिया है, 71 टू हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन तक हम जाएंगे आज। लगातार मैं 25 क्वेश्चंस करके ये वीडियो बनाती रहती हूँ। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग एक वीडियो देखने में बोर हो जाएंगे, बहुत लंबी होगी तो, और छोटे छोटे पार्ट्स में रहेगा। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि अभी तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप स्टार्टिंग से उसको फिर से देख सकते हैं। तो नंबर 1 to 13 तक मैंने अपलोड किया है। आज की जो सीरीज़ होगी ये 14th नंबर की होगी। ऐसे ही करके हम चलते रहेंगे और सारे नंबर्स आपको वहाँ मिलते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, किसकी हैं? यहाँ पर यक्षिणियों की हैं, राजाओं की हैं, पक्षियों की हैं या पशुओं की हैं? तो अशोक स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां मिली हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, टीजीटी के 2005 में आया हुआ है। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्कल प्रदेश। तो उत्कल प्रदेश की चढ़ाई के बाद ये बौद्ध बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर तृतीय हो जाएगा। बौद्ध संगीति तृतीय जो था वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको ये चीज़ें याद होंगी। और मोगलीपुत्र तिस्स ने महासंधिक मतों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को ही बुद्ध के मौलिक सिद्धांत घोषित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74, सम्राट अशोक की राजधानी थी, कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में थी। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 1837 में सर्वप्रथम अशोक काल के लेखों का उद्वाचन किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम्पीय की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीप वंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ किससे बने थे? अशोक स्तंभ चुनार सैंडस्टोन से बने थे। अशोक स्तंभ वास्तु तथा तक्षण दोनों की दृष्टियों से अनुपम है। ये सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सभी चुनार के बुलाए पत्थर से बने हैं। ऐसा लगता है कि चुनार मिर्जापुर के स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फीट और प्रत्येक का वजन 50 टन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची और भरहूत स्तूप किस काल में बना है?
सांची और बरहूत का स्तूप जो था वो शुंग काल का है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आप लोग इसको रट डालिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। सांची और बरहूत किस काल में बना है? पीजीटी के 2010 में आया है, यहाँ पे एक ही दिया है बट आया बहुत सारे एग्जाम्स में है। मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें सांची का स्तूप और बरहूत का स्तूप अति प्रसिद्ध है। लेकिन ये स्तूप लकड़ी एवं ईंट से बने होने के कारण अपनी मूल अवस्था में न रहकर रह सके, जिसका शुंग शासकों के समय पुनः जीर्णोद्धार कराकर इसे सुरक्षित किया गया था। ठीक है, तो ये बने थे मौर्य सम्राट के टाइम पे और शुंग शासकों ने इसे फिर से रिनोवेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? बहुत ही इजी और बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए लौरिया नंदनगढ़ नामक स्तंभ लेख अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है, किंतु विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी किस काल में? तो कनिष्क काल में सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध की मूर्तियां बनवाना प्रारंभ किया था। इसके समय में सबसे पहले मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, जबकि कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला था, जहां गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का पूछ रहा है तो जावा हो जाएगा इसका राइट आंसर। जावा का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे बड़ा तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। संसार की सबसे पुरानी लिपि है? कौन सी लिपि सबसे पुरानी है? तो इसको हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पुरानी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पुरानी मानी जाती है। और देवनागरी लिपि क्या होती है? हिंदी को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो संसार की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। और मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदवाए थे, जिनको पढ़ने में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने सफलता प्राप्त की थी। तो ये चीज़ें नोट डाउन करते रहिएगा कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि, उसको इन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है, कौन सी है? अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई है और अपने स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में लेख इन्होंने खुदवाते थे सम्राट अशोक ने, जिन्हें पढ़ने में अगेन यही चीज़ है। चैत्य को कहा जाता है। चैत्य क्या होता है? विहार और चैत्य दो चीज़ें होती हैं गुफाओं में। जो कि चैत्य होता है वो पूजा गृह होता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों में जो वर्ग व्यापारियों और धनिकों का था, उन्होंने अनेक कलापूर्ण भव्य स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। कार्ले का चैत्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ के समान है। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध हैं? चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। इन्होंने अर्थशास्त्र, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि पर महान ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, जो कि बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बौद्ध भिक्षु जो थे वो किसमें रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु विहारों में रहते थे। जैसे हमने अभी पढ़ा, चैत्य क्या है? चैत्य पूजा गृह था और विहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे, जहाँ पर ये रहते, सोते, खाते, पीते थे और जाकर चैत्य गृह में जो पूजा उपासना करते थे। ठीक है, तो ये इसके एक छोर पर स्तूप बना हुआ रहता था और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने का स्थान होता था। इसको यहाँ पर प्रार्थना की उपासना भी की जाती थी और स्तूप के हार तक दोनों ओर खंभे की पंक्तियां होती थी। इन स्तूप गुफाओं को चैत्य भी कहा जाता था। दूसरी है विहार गुफा, जहां बौद्ध भिक्षु रहते और अध्ययन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86। सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं?
आंध्र काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी काल, चंदेल काल। तो सांची की जो शालभंजिका यक्षी आकृतियां थी वो आंध्र काल की थी, आंध्र काल की थी। ओके, ये जो सांची है वो मध्य प्रदेश के रायसेनगंज जिले में स्थित है। और सांची संपूर्ण विश्व में अपने स्तूप एवं स्तंभ के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कला के सुंदर उदाहरण प्राप्त हैं, जिसमें आंध्र सातवाहन कालीन मूर्ति शालभंजिका यक्षी मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची जाना जाता है। सांची किस लिए जाना जाता है? बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे थे सांची को बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। ओके, अब इसमें व्याख्या क्या है? आने वाले कई शताब्दियों तक एक विख्यात परीक्षण केंद्र के रूप में जाना जाने वाला सांची में संभवतः मौर्य सम्राट अशोक 273 से 236 ईस्वी पूर्व द्वार इस स्थल को स्तूप तथा स्तंभ निर्माण के लिए चुना जाता है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अस्थियों पर बनाए गए 8 प्रारंभिक स्तूपों में से 7 को अशोक ने खुदवाया था और उनमें रखे हुए धातुओं को निकाल कर उन्हें अपने बनाए असंख्य स्तूपों में रखवाया था, जो कि इसके साम्राज्य में फैले थे। ठीक है, तो ये समझ में आप लोग को आ रहा है? जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो वो चीज़ मुझे बता दीजिएगा, उसका भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिका नामक पुस्तक किस लिखित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2008 के, 9 के, 11 के एग्जाम्स में कई बार आया है। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखित है, मौर्य काल में लिखित है। इंडिका मौर्य काल से संबंधित है। इसकी रचना यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा की गई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या होगा? तो ये है कसया है। अभी भी कुशीनगर का एक और नाम चेंज हो रहा है, जो कि आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा, काफ़ी डिस्कशन हो रहा है इसमें। बस्ती का भी नाम चेंज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें चेंज होती जा रही। यूपी के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके नाम चेंज हो गए, जैसे आप देख सकते हैं अयोध्या को नाम अयोध्या दे दिया गया। इस तरीके से धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। तो कुशीनगर का जो नाम है वो कसया के नाम से जाना जाता है अब, लेकिन अभी भी लोग इसको कुशीनगर ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसी स्थल पर 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, 483। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा? इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है कि शुंग स्कूल ऑफ आर्ट का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 184 से 172 ईस्वी पूर्व, 184 से 172 ईस्वी पूर्व शुंग स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश में स्तूपों इत्यादि के निर्माण में प्रगति हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप प्रतीक है। स्तूप किस चीज़ का प्रतीक है? समाधि का प्रतीक है। स्तूप को टीला कहते हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की समाधि बनी हुई है। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? ये क्वेश्चन फिर से आया था, ये अभी 2000 जो लास्ट में पेपर हुआ था 2021 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है गाय, मृग, अश्व और सांड। तो याद रखिएगा, गाय का दृश्य नहीं अंकित किया गया है। भारत का जो राज चिन्ह है सारनाथ स्तंभ अशोक का सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। और मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो कि एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। इनके नीचे घंटे के आकार में पद्म के ऊपर एक चित्र बल्लारी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई प्रतिमा है। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है और इस सिंह के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर का, सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ का पिलर कब बनाया गया था? तो ये सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में बना था। तो सम्राट अशोक का समय क्या था? 273 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व है। अतः सारनाथ पिलर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नंबर से भी पूछ सकता है कि किस सन में बना, किस ईस्वी पूर्व में बना, और शताब्दी अगर पूछता है तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व हो जाएगा। ठीक है,
अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ विहार में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये जो है इसकी ऊंचाई है 9.7 मीटर। अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई 9.7 मीटर 32 फीट है। आधार में इस स्तंभ का व्यास 35 इंच व शीर्ष पर 26 इंच है। ठीक है, तो आधार कितना है 35 इंच और शीर्ष पर 26 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। सांची के स्तूप हैं आकार में चौकोर, आकार में आयताकार, अर्धवृत्ताकार। तो राइट आंसर अर्धवृत्ताकार। आप देखे होंगे कि सांची का जो स्तूप है कुछ इस टाइप में बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है। आप इसको इग्लू टाइप मान सकते हैं, जैसे इग्लू होता है उस तरीके का बना है। तो अर्धवृत्ताकार ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर कुछ इसके ऊपर बना भी हुआ है। ठीक है, और इसके द्वार जो है वो तोरण द्वार बड़े सुंदर से बने हुए हैं। तो सांची के स्तंभों के बीच वृत्ताकार फलक और किनारों पर 3 सलवटों द्वारा 2 अर्धवृत्ताकार फलक हैं। मूल रूप से सांची का स्तूप अशोक द्वारा लगभग उसी समय बनवाया गया था जब इसके पास अशोक का स्तंभ खड़ा किया गया था, पर तब से परवर्ती काल लेकर अब तक इसमें काफ़ी परिवर्तन होता गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हो गया 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस मैं जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं और भी एक एक फैक्ट्स आपको बताती रहूँगी, एक एक काल के फैक्ट्स से बताती रहूँगी, जो कि नया सीरीज़ में शुरू करने वाली हूँ। छोटी छोटी वीडियोस होगी 4-5 मिनट की। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही शॉर्ट करके अच्छे से कराती जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।